Okay, now let's start the class. So, in the last class, we discussed till the biological basis of emotion. Now, we will start with the biological basis of motivation. So, when we talk about the biological basis of motivation, the very first thing is the role of hypothalamus. सो हाइपोथैलेमस हमारे थैलेमस के एक नीचे छोटा सा एरिया होता है. हाइपोथैलेमस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. It contains fiber and tracts that are related to motivated behavior of biological sort. So ऐसा कोई भी behavior जो मोटिवेशन के थ्रू चलता है बट बायोलॉजिकली मोटिवेटेड है. सो हंगर है, आपको भूख लगी, ठीक है. भूख लगने के बाद हमारे अंदर मोटिवेशन आता है टू गेट अप एंड गो टू द किचन एंड हैव समथिंग फॉर मी, ठीक है. सो मुझे हंगर जो है वो बायोलॉजिकल है, बट इस हंगर की वजह से जो मोटिवेशन है अपने बेड से, अपने जो लेजीनेस आ रखी है उससे उठने का एंड देन जाने का, दैट मोटिवेशन दैट इज ऑफ बायोलॉजिकल सॉर्ट, उसके लिए जो फाइबर्स और ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस में मिलते हैं हमें, ठीक है. So for example, if these fibers and tracts are not coming, you may be feeling hungry, but you will not have enough motivation to get up and go to the kitchen and eat something. Okay. It controls secretion of hormones from pituitary gland. So हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है. The hypothalamus also regulates body temperature, thirst, hunger, sleeping, waking, sexual activity and emotions. So हमारी बॉडी का टेम्परेचर कब डाउन हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब हमें भूख लग रही है, कब हमें प्यास लग रही है, कब हमें नींद आ रही है एंड देन कब हम वापस से वेकफुल फील कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती हैं. व्हाई? बिकॉज हाइपोथैलेमस गिव्स indications to pituitary to release hormones according to this only. ठीक है. नाउ द सब डिविजन ऑफ हाइपोथैलेमस. जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं. यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग द 3 पार्ट्स, द फोर्थ विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. द फर्स्ट इज लेटर द फर्स्ट subdivision is lateral hypothalamus, the second subdivision is ventromedial hypothalamus and the third division is anterior hypothalamus. जो आपका लेटरल हाइपोथैलेमस है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? हंगर सेंटर. सो आपका लेटरल हाइपोथैलेमस जो डिवीजन है हाइपोथैलेमस का, वो आपके हंगर को कंट्रोल करता है. हंगर को कंट्रोल करता है एज इन आपको भूख इस पोर्शन की वजह से लगती है. हमारे ब्रेन में जहां हाइपोथैलेमस होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है लेटरल हाइपोथैलेमस. अगर किसी वजह से लेजन्स हो गए, लेजन्स एज इन कि आपका हाइपोथैलेमस का लेटरल पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, उसमें चोट लग गई है या उसको निकाल दिया जाए, वो रिमूव कर दिया जाए पार्ट, तो आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है. इट लीड्स टू अफेजिया. अफेजिया मीन्स दैट यू विल नॉट फील हंग्री, इट लैक्स हंगर. सिमिलरली जो आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, जैसे लेटरल हाइपोथैलेमस की वजह से आपको भूख लगती है, वैसे ही वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस आपको भूख लगी, आप खाना खा रहे हो, उसके बाद खाना खा के हमें सेटिस्फाइड फील होता है कि हाँ पेट भर गया. तो ऐसा ये जो सेंटर है ये सैटिस्फाइटी सेंटर होता है. सैटिस्फाइटी सेंटर एज इन आपको सेटिस्फाइड फील कराता है कि ओके अब मेरा पेट भर गया है, नाउ इट्स डन, नाउ आई डोंट नीड टू ईट एनी मोर, ठीक है. तो इसी वजह से क्योंकि ये हमारा सेटिस्फैक्शन हमें फील करवाता है, तो अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस वर्क नहीं कर रहा है, इसमें लेजन्स आ गए हैं, तो आपको हाइपरफेजिया हो जाता है. हाइपरफेजिया मींस आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है. सो इवन दो यू हैव ईटन इनफ टू फिल योर स्टमक, यू विल स्टिल फील हंग्री, ठीक है. The third subdivision is anterior hypothalamus. Anterior hypothalamus आपका sexual activity से related होता है. अगर इसमें lesions आ गए हैं, मतलब ये आपको sexual feel कराता है, आपकी body में arousal इसकी वजह से feel होता है आपको. So अगर इसमें lesions हो जाते हैं तो there is an inhibition of your sexual activity. As a result, the person might feel asexual. यानी कि उसको वो जो sexual feelings होते हैं, वो जो arousal feel होता है, वो feel नहीं होगा, ठीक है. Any doubts? No, ma'am. Saloni?
अर्पिता, एनी डाउट्स? No, No, ma'am. ma'am. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अर्पिता। Ma'am, can you hear me now? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। हाँ, अब बताइए, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. हाँ, अब आई मुझे आपकी आवाज। आई जस्ट रिमूव दिस ईयरफोन। सो अगर हम बायोलॉजिकल मोटिव्स की बात करें तो हमारे बहुत सारे मोटिवेशंस होते हैं, ठीक है। हमारा मोटिवेशन हो सकता है टू अर्न मनी, टू हैव फेम इन, टू हैव अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड फेम इन लाइफ, ठीक है। बट ये बायोलॉजिकली ड्रिवन मोटिव्स नहीं होते, बिकॉज ठीक है, जो आपका मनी है दैट माइट बी बायोलॉजिकली ड्रिवन, बिकॉज एट द एंड वी वांट, some people want money टू फीड themselves, है ना, टू फीड देयर फैमिलीज, तो वो बायोलॉजिकली मोटिवेटेड हो सकता है। बट फेम होना, लाइफ में हैप्पीनेस होना, रिकॉग्निशन होना, ये सब चीजें बायोलॉजिकल मोटिव्स नहीं है। बट देयर आर सम बायोलॉजिकल मोटिव्स इन अस, लाइक हमें भूख लगती है तो खाने का मोटिवेशन, हमें प्यास लगती है तो पानी पीने का मोटिवेशन, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल मोटिव्स। सो बेसिकली वी हैव 4 biological motives. The first is hunger, the second is thirst, the third is sleep, and the fourth is sex. अब अगर हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के हिसाब से पढ़ें, वी हैव डिस्कस दिस प्रीवियसली ऑल्सो। जो हमारी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी होती है वो बेसिकली बोलते हैं कि हमारी बॉडी में एक अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें बेसिकली ड्राइव फील होती है एट द एंड, ठीक है। सो आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम बिगड़ा, मान लो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो गई, या आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई, ठीक है। पानी की कमी हुई तो मतलब क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम अब बिगड़ गया है, ठीक है। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम राइट नाउ। सो ये जो अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम है, इसकी वजह से हमारे अंदर एक नीड डेवलप होती है। किस चीज की नीड डेवलप हुई, क्योंकि पानी की कमी है बॉडी में, तो किस चीज की नीड है, पानी की नीड है। ये जो पानी की नीड है, इसकी वजह से ड्राइव आती है, ड्राइव एज इन थर्स्ट, प्यास, ठीक है। पानी की नीड से हमें क्या होगा, हमें प्यास लगेगी, दिस प्यास लगना इज द ड्राइव, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, हाँ जी। सो ये जो प्यास लगना है, इससे हमारे अंदर ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर्स आएंगे। ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर्स एज इन, अगर हमें प्यास लग रही है तो उसके लिए ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा कि हम पानी पिए। सो ड्रिंकिंग का जो बिहेवियर होता है दैट इज द ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर फॉर द ड्राइव नोन एज थर्स्ट। जैसे ही हमने पानी पिया, हमारी बॉडी में जो पानी की कमी थी वो फुलफिल हुई एंड द बैलेंस इज रीस्टोर्ड। वापस से बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम पे आएगी एंड इट विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम अंटिल एंड अनलेस फिर से हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए, ठीक है। अगर हम हंगर मोटिव को डिस्कस करें तो हंगर मोटिव मतलब इसी थ्योरी के हिसाब से अगर हम हंगर मोटिव को डिस्कस करें तो हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिएंट हो, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मतलब अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। डिप्लीट हुए हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, इक्विलिब्रियम बिगड़ा, एज अ रिजल्ट अ नीड फॉर फूड, खाने की जरूरत या उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जरूरत हमारी बॉडी में अराइज हुई। नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हमारे अंदर ड्राइव आएगी हंगर की, ठीक है, हमें भूख लगेगी। इस ड्राइव को मेंटेन करने के लिए हमारा ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा, एक्शन क्या होगा कि हम जाकर के कुछ खाएंगे। जैसे ही हम खाएंगे हमारी बॉडी में बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा और फीलिंग ऑफ सटाइटी आ जाएगी, विच इज बाय विच पार्ट ऑफ थैलेमस, बताइए।
The feeling of satiety is due to which part of the hypothalamus? अभी हमने डिस्कस किया था. It is due to ventromedial thalamus. In short, you can also say VMH. ठीक है? LH, the lateral hypothalamus, is for the feeling of hunger. The ventromedial hypothalamus, which is VMH, is responsible for the feelings of satisfaction, satiety, and the anterior hypothalamus, AH, is responsible for sexual activities. अब ये जो हंगर ड्राइव है, इसमें ये जो हंगर ड्राइव है, हमें भूख लग रही है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में दो चीजें हो सकती हैं. ठीक है, सॉरी, हम दो वजह से यहाँ पर आपका मोटिवेशन आ रहा है. इंटरनल मोटिवेशन किस वजह से आ रहा है? आपको भूख लगी. ठीक है, अब आप उठ करके जा रहे हो खाने या नहीं जा रहे हो, या आप वो एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये दो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है. एक तो फर्स्ट है आपका इंटरनल स्टिमुलस, विच इज एकिंग स्टमक, कि आपका पेट दर्द करने लगा, आपको लगा कि यार बहुत देर से आलस कर लिया, अब तो खाना ही पड़ेगा, पेट दर्द होने लगा है. ठीक है, या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है कि आप अपने फोन में इंस्टाग्राम सर्फ कर रहे हैं ना, आपने सडनली कोई बहुत अच्छी सी डिश देखी जो आपको बहुत पसंद है, और उस साइट ऑफ फूड की वजह से आपको लगा कि यार अब उठ जाता हूँ, खा लेता हूँ, बहुत मन कर रहा है. ठीक है, सो एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस की वजह से आपका जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल एंड अप डूइंग द एक्शन, यू विल एंड अप showing the drive reducing behaviors. जो एक्शन होता है जब आप खाते हो, तो दो एक्शंस होते हैं. इंटरनल एक्शंस ऐसे होते हैं कि आपका लिवर जो है वो स्टोर्ड शुगर को रिलीज करता है. अगर आपने नहीं खाया है तो आपका जो लिवर है वो स्टोर्ड शुगर को रिलीज करता है, सो दैट ये जो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो हट सके. ठीक है, आपकी बॉडी वापस से रिस्टोर, बैलेंस को रिस्टोर कर सके. तो अगर आपने नहीं खाया तो इंटरनली आपकी बॉडी कोशिश करती है, जब तक कर सकती है तब तक वो कोशिश करती है कि आपकी बॉडी में कमी ना हो. ठीक है, बैलेंस को रिस्टोर किया जाए. तो उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हमारा जो लिवर है वो स्टोर्ड शुगर को रिलीज करता है, सो दैट जो ये स्टोर्ड शुगर है यही आपके जो न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो रहा है उसको मैनेज कर सके. एक्सटर्नली हम क्या कर सकते हैं? हम खाना खा सकते हैं. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट फाइनली आपका बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा. अब हाइपोथैलेमस हमने बात करी थी ना, देयर इज लेटरल, एंटीरियर, लेटरल, एंटीरियर एंड वेंट्रोमीडियल. तो इसमें एक और है आपका, मैंने बोला था एक और फोर्थ भी पार्ट होता है, वहां पर तीन ही थे, यहाँ पर आपका फोर्थ पार्ट है द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ये आपकी फीडिंग को रेगुलेट करता है. एज इन, देखो, वेंट्रोमीडियल आपको सेटिस्फाइड फील करा रहा है. ठीक है, तो ये आपकी पूरी ईटिंग को इनहिबिट कर रहा है कि बस अब नहीं खा सकते. ठीक है, सो ये फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है. लेकिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन होता है इसका, कि ये आपकी फीडिंग को रेगुलेट करता है, कि स्टार्टिंग में आप ज्यादा खा रहे हो, अब आप थोड़ा सा, फिर लास्ट तक आते हैं तो थोड़ा सा कम कर देते हो कि बस अब थोड़ा पेट भरने वाला है, या कब कितनी ज्यादा भूख लगी है तो कितना ज्यादा खाना है, उसको रेगुलेट कर रहा है. ये क्या अमाउंट ऑफ फूड आप डाल रहे हो अपने अंदर, उसको रेगुलेट करता है आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस और पैरावेंट्रिकुलर दोनों के डैमेज से सेम प्रॉब्लम होती है कि एक्सेसिव ईटिंग शुरू हो जाती है. ठीक है, क्योंकि जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है ये आपकी फीडिंग को रेगुलेट कर रहा है, तो इसके डैमेज से भी एक्सेसिव ईटिंग होती है, और वो आपकी ईटिंग को इनहिबिट कर रहा है. VMH आपकी ईटिंग को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इससे भी, अगर इसमें भी डैमेज हो जाए तो भी आपको बहुत ज्यादा हंग्री फील होता रहेगा और आप खाते रहोगे. यहाँ पर आपकी भूख मिटेगी ही नहीं. ठीक है,
The digestive system influences hunger in several ways. आपका जो digestive system होता है ये आपके hunger को बहुत तरह से influence करता है. After a meal, the stomach and intestine send nerve impulses to the brain to help people recognize that they are full. तो जैसे ही हमारा पेट भरता है, आपका stomach और आपका intestine दोनों ही आपके brain को nerve impulses send करते हैं, वहां पर nerve impulses भेजते हैं, so that आपकी ब्रेन को पता चल जाए कि बस अब पेट भर गया है, अब खाना खाना हमें रुकना है. The body converts food to glucose, a simple sugar that acts as an energy source for cells. तो ये जो हमने खाना खाया, हमारी बॉडी इस खाने को ग्लूकोज में चेंज करती है. बाय ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज वो सिंपल शुगर है जो हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, so that the cells can work properly. The level of glucose in the blood affects hunger. अब हमारे ब्लड में कितना ज्यादा ग्लूकोज है ये हमारे हंगर को इफेक्ट करता है. जितना कम ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा हमें भूख लगेगी, उतना ज्यादा हमें हंग्री फील होगा. जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना हमें कम हंग्री फील होगा. ठीक है, यही ग्लूकोज की लेवल कम होने से हमें अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम फील होता है एंड एज अ रिजल्ट हम खाना शुरू करते हैं. लो ब्लड glucose increases hunger and high blood glucose decreases hunger. ठीक है, अब आपके ब्रेन में दो सेंटर्स होते हैं. हंगर से रिलेटेड हमारे दो सेंटर्स होते हैं. एक होता है एक्साइटेटरी सेंटर और एक होता है इनहिबिटरी सेंटर. आपके इनहिबिटरी सेंटर में, इनहिबिटरी सेंटर एज इन कि हमें खाना खाना रुकना है या अब हमें नहीं खाना है, आपका जो खाने का इनहिबिशन हो रहा है उसके लिए दो आपके मेनली ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक होता है आपका एडिपोज टिश्यू और एक होता है आपका पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इंसुलिन को जनरेट करता है बॉडी में और एडिपोज टिश्यू लेप्टिन को करता है. स्टमक जो होता है वो एक्साइटेटरी सेंटर होता है, यानी कि इसकी वजह से हमें भूख और ज्यादा लगती है. और इसका काम क्या होता है, ये ग्रेलिन नाम का एक फ्लूइड होता है जिसको ये रिलीज करता है. ठीक है, जैसे HCl और बाइल जूस वगैरह हमारे स्टमक और लिवर वगैरह में बनते हैं, सिमिलरली स्टमक में ग्रेलिन भी बनता है जो हमें एक्साइटेटरी, मतलब खाने के लिए एक्साइटेटरी फील करवाता है. ठीक है, यूजुअली आपका जो इनहिबिटरी सेंटर है उसकी हेल्प की वजह से आप फास्टिंग कर पाते हो, और एक्साइटेटरी सेंटर की वजह से जो हमें फास्ट के बाद बहुत तेज भूख लगती है और हम एकदम से खाने लगते हैं, वो आप एक्साइटेटरी सेंटर की वजह से कर रहे हो. सो फीस्टिंग इज बिकॉज ऑफ एक्साइटेटरी सेंटर एंड फास्टिंग इज बिकॉज ऑफ योर इनहिबिटरी सेंटर. नाउ कुछ टर्म्स है हंगर मोटिव में. द फर्स्ट इज हाइपरफेजिया. Hyperphagia describes the extreme unsatisfied drive to consume food. खाने को कंज्यूम करने की, एनर्जी को कंज्यूम करने की जो ड्राइव होती है, जब वो बहुत एक्सट्रीम हो जाए और इतनी एक्सट्रीम हो जाए कि आप अनसैटिस्फाइड ही फील कर रहे हो, आपका पेट ही नहीं भर रहा है, ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हाइपरफेजिया. ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है अफेजिया, यानी कि आप ऑलरेडी हर टाइम सैटिस्फाइड ही फील करते हो, आपको भूख लगती ही नहीं है. तो जो आपका ड्राइव है टू कंज्यूम फूड, दैट इज inhibited completely. You have no drive left to consume food. ठीक है, bilateral lesions in the adjacent ventrolateral hypothalamus were later found to cause aphasia, which led to death by starvation. So researchers से हमें पता चला है कि VLH जो पार्ट होता है ventrolateral hypothalamus, इसमें अगर लेजन्स हो जाते हैं तो इनकी वजह से अफेजिया हो सकता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल खाना बंद कर देते हो, एंड इट कैन लीड टू इवन डेथ बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन. बिकॉज आपको भूख ही नहीं लगती, आप बिल्कुल खाना बंद कर देते हो, एंड जब आप खाना बंद कर देते हो तो इट कैन लीड टू स्टार्वेशन. Then there is a syndrome known as the night eating syndrome, NES. It is a night binging disorder. Night binging disorder नाम से ही पता चल रहा है कि रात को बहुत भूख लगती है, रात को आप एक बार खाना शुरू करते हो और फिर बंद ही नहीं करते हो. So you start binge eating at night. It is the lack of appetite upon wakening in the morning, extremely elevated appetite in the evening and sleeping disturbances. तो इसमें होता क्या है कि आपको सुबह
उठने के बाद बहुत कम भूख लगती है, एंड देन इवनिंग तक आते आते आपका जो एपेटाइट है वो एकदम एलिवेट हो जाता है, और इतना फिर एक्सट्रीमली एलिवेट हो जाता है कि उसकी वजह से स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं. Then there is another syndrome known as the Prader-Willi syndrome, PWS. It is a rare condition characterized by a chronic feeling of hunger that coupled with a metabolism that utilizes drastically fewer calories than normal, can lead to excessive eating and life-threatening obesity. सो इसमें क्या है, ये एक रेयर कंडीशन है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों में होती है, जिसमें आपको एक क्रोनिक फीलिंग ऑफ हंगर होता है. क्रोनिक फीलिंग ऑफ हंगर एज इन कि बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख ही लगती रहती है, और इतने ज्यादा भूख लगने के बाद भी आप बहुत खाते हो, बट आपकी बॉडी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरह से प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि आप खा तो बहुत रहे हो लेकिन आपकी बॉडी उन कैलोरीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है. अगर आप मान लो 5000 कैलोरीज खा रहे हो तो उसमें से मान लो सिर्फ 500 कैलोरीज को भी यूटिलाइज कर रही है, बाकी 4500 कैलोरीज आपकी ऐसी की ऐसी बॉडी में फैट की तरह डिपॉजिट हो जाती हैं. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट इसकी वजह से, एक तो क्योंकि क्रोनिक फीलिंग ऑफ हंगर है तो उसकी वजह से एक्सेसिव ईटिंग है, ऑलरेडी आप एक्सेसिव ईट कर रहे हो लेकिन साथ में आपका मेटाबॉलिज्म उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपकी कैलोरीज कंज्यूम नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ विच ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. एंड प्राडर-विली सिंड्रोम में ओबेसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, क्योंकि डबल चीज है, एक तो आप खा भी बहुत रहे हो और खा जो रहे हो वो भी यूटिलाइज नहीं हो रहा बॉडी में. ठीक है, now we have some psychiatric disorders that are related to hunger. The first is anorexia nervosa. Anorexia nervosa we have discussed in psychopathology also. Anorexia nervosa में usually जिन लोग को anorexia nervosa है उनको एक बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव फियर होता है दैट दे विल गेन वेट. यूजुअली इनकी बॉडी इमेज, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली अफेक्टेड होती है. ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं, इतने पतले कि इनकी लिटरली यू कैन सी ईच एंड एवरी बोन इन देयर बॉडी, बट व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर दे फील लाइक दे आर वेरी फैट. So this altered body image causes them to think that they may gain weight, and because of this ये लोग या तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, या फिर अगर खाते हैं तो लैक्सेटिव्स के थ्रू या इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के थ्रू उस खाने को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्व देमसेल्व्स कंप्लीटली. ये इतने ज्यादा पतले होते हैं, मतलब इनका बॉडी वेट इज लाइक कि अगर मेरी एज की एक लड़की है तो उसका बॉडी वेट होगा 14, 15, 20 किलो, बस दैट इज इट. उससे ज्यादा इनका वेट ही नहीं है. फिर भी ये अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि हम बहुत मोटे हैं. ठीक है, सो इनका अनरियलिस्टिक परसेप्शन है ऑफ बॉडी वेट. ठीक है, many people with anorexia nervosa will fiercely limit the quantity of food they consume and view themselves as overweight even when they are clearly underweight. So clearly they are underweight but still they view themselves as overweight, because of which ये अपनी quantity of food जो ये consume कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा limit कर देते हैं. ठीक है, दिन में मुश्किल से आधी रोटी खाएंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि वॉमिट करके बाहर निकाल दें. So this image is a very nice description of anorexia nervosa. You can see that the girl is really thin, but when she looks herself into the mirror, she sees herself as a fat person. ठीक है, एनोरेक्सिया कैन हैव डैमेजिंग हेल्थ इफेक्ट्स. इसके हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, बोन्स लॉस हो सकता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हार्ट डिफिकल्टीज हो सकती हैं, एंड इट कैन इवन लीड टू इनफर्टिलिटी. रीजन बीइंग कि आपकी बॉडी में एक मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं उनको आप वॉमिट करके बाहर निकाल रहे हो. ठीक है, the risk of death is highest in individuals with this disease. Usually suicide इसमें इतना नहीं होता है, लेकिन डेथ का रिस्क बहुत हाई होता है बिकॉज स्टार्वेशन हो जाता है बिल्कुल ही.
दीज पीपल, अगर आप किसी एनोरेक्सिक को देखोगे तो आपको अलग से ही दिखेगा कि बहुत मैल न्यूट्रिशन से लगते हैं, ऐसा लगता है कि भैया खाना ही नहीं मिला है, महीनों से खाना ही नहीं खाया है, ठीक है. दे आर वेरी थिन, वेरी थिन. द सेकेंड eating disorder is bulimia nervosa. This eating disorder is characterized by repeated binge eating followed by behaviors that compensate for the overeating, such as forced vomiting, excessive exercise, or extreme use of laxatives or diuretics. So usually bulimia में क्या होता है, इसमें भी इंसान को मोटे होने का डर होता है, लेकिन साथ ही बिंज ईटिंग भी होती है. सो इनको बहुत मन करता है खाने का. यूजुअली दिस शोज एंजाइटी. सो दे, बिकॉज दे हैव एंजाइटी, दे बिंज ईट अ लॉट, एंड देन उस बिंज ईटिंग की वजह से इन्हें डर लगता है कि यार मुझे तो वेट गेन हो जाएगा, मुझे तो वेट गेन हो जाएगा. सो ये फिर उस बिंज ईटिंग को कंपेंसेट करने के लिए कुछ बिहेवियर्स करते हैं, लाइक फोर्स्ड वॉमिटिंग, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, या बहुत ज्यादा हाई लेवल्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, या फिर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स. सो दे ईट अ लॉट एंड देन दे एक्सरसाइज अ लॉट और दे वॉमिट टू कंपेंसेट दैट ओवर ईटिंग. ठीक है. यूजुअली इनका अगर आप देखने में बात करोगे तो यूजुअली इनका या तो एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा बॉडी वेट होता है, थोड़े से ये आपको हेल्दी लगेंगे. ठीक है. Men and women who suffer from bulimia may fear weight gain and feel severely unhappy with their body size and shape. Usually इनको weight gain का fear होता है और ये इसीलिए बहुत ज्यादा unhappy सा feel करते हैं, especially with their body size and shape. So they again have body image issues. ठीक है. The binge eating and purging cycle is typically done in secret, creating feelings of shame, guilt and lack of control. तो इनकी ये जो बिंज ईटिंग, मतलब इनकी साइकिल्स चलती हैं. एक साइकिल चलेगी बिंज ईटिंग की, देन एक साइकिल चलेगी पर्जिंग की. पर्जिंग मीन्स बाहर निकालना, जो खाया है उसको बाहर निकालना. ठीक है. सो इनकी पर्जिंग की एक साइकिल चलेगी. यूजुअली बिंज ईटिंग, मतलब इनको दूसरों के सामने बहुत ज्यादा बिंज ईट करने में शर्म आती है, इसलिए आप यूजुअली इनको एक कमरे में अलग बैठा देखोगे जहां पे ये बैठ के खाना ढूंढ रहे होंगे. ठीक है. सो दे यूजुअली डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन सीक्रेट. दे हैव एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ शेम एंड गिल्ट. तो इनको लगता है, मतलब इनके अंदर गिल्ट की फीलिंग होती है कि यार मैं बहुत खाता हूँ, मैं बहुत खाती हूँ. ठीक है. तो दे आर वेरी गिल्टी बट दे फील दैट दे कैन नॉट कंट्रोल दिस ईटिंग बिहेवियर एंड यूजुअली दे हैव अ लैक ऑफ कंट्रोल. इनको अपनी ईटिंग पर कंट्रोल नहीं होता है. The difference that you will, both bulimia and anorexics, both bulimic and anorexics, they will show पर्जिंग बिहेवियर्स की लैक्सेटिव्स के थ्रू, एक्सट्रीम एक्सरसाइज के थ्रू या इंड्यूस्ड वॉमिट के थ्रू अपने खाने को बाहर निकालना. बेसिकली दोनों में ये सेम चीज होती है, बट द डिफरेंस इज एनोरेक्सिक खाते ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत भी खाते हैं उसके बाद ये वॉमिट करते हैं. ठीक है. बट बुलिमिक ये खूब खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खाते नहीं है. दे इनफैक्ट बिंज ईट, दे ओवर ईट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया. Another eating disorder is binge eating disorder. Usually आप ऐसे समझ लो बुलिमिया जैसा ही है, बस पर्जिंग बिहेवियर नहीं है. ठीक है. बाहर नहीं निकालना है खाना, लेकिन खाना बहुत है, बिंज ईटिंग है. ठीक है. Individuals who suffer from binge eating disorder will frequently lose control over their eating. Usually इन लोगों को अपनी eating पर कोई control नहीं होता है. Episodes of binge eating are not followed by compensatory behaviors. इनका जो binge eating का episode है उसके बाद ये लोग कोई purging behavior नहीं show करते हैं, कोई भी compensatory behavior नहीं करते हैं, जैसे कि purging या fasting या excessive exercise. So they do not show any kind of compensatory behavior. They only have episodes of binge eating. Many people suffering from BED may be obese. They are usually very fat, very obese, and at an increased risk of developing other conditions such as cardiovascular diseases. इनके में क्योंकि इतना ज्यादा खाते होते हैं, और जब खाते हैं तब भी यूजुअली फ्राइड फूड, ऑयली फूड, जंक फूड खाते हैं, इसलिए इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. Men and women who struggle with this disorder may also experience intense feelings of guilt, distress, and embarrassment related to their binge eating, which could influence the further progression of eating disorder.
तो यूजुअली होता क्या है कि इनको गिल्ट बहुत ज्यादा, शेम बहुत ज्यादा फील होता है कि हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन ये कंपेंसेटरी बिहेवियर नहीं कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो गिल्ट और डिस्ट्रेस, एम्बैरेसमेंट होता है, इसकी वजह से और ज्यादा एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से फिर ये और खाते हैं। तो बिंज ईटिंग वालों में होता क्या है कि पहले ये खूब सारा खा लेंगे, ठीक है, फिर ये जब बहुत खा लेंगे तब इनको फिर शेम और गिल्ट फील होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी फील होती है। एंड देन इस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए बहुत सारा खाते हैं, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, फ्राइड फूड, बर्गर्स, खूब सारे खाते हैं, ठीक है, टू डील विद दैट एंजाइटी। नाउ टू द कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक। अभी हमने हंगर डिस्कस किया है, नाउ वी विल डिस्कस थर्स्ट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हंगर? Any questions, guys? No, ma'am. Okay. Now, बेसिकली जब हम थर्स्ट की बात करते हैं तो थर्स्ट हमें दो रीजन से हो सकती है, ठीक है। द फर्स्ट इज सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। सेल्यूलर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनमें पानी की कमी हो जाती है आपके सेल्स में, ठीक है। जैसे ही आपको सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, वैसे ही आपके जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, हाइपोथैलेमस में आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये आपके कॉर्टेक्स और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। आपके कॉर्टेक्स में, ब्रेन के कॉर्टेक्स में जाता है मैसेज कि पानी पियो, और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज जाता है कि पानी पीने वाले हार्मोन को रिलीज करो, ठीक है। एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी रिलीजेस द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, इसका काम क्या होता है कि जो आपके किडनी में मतलब आपकी बॉडी में जो भी पानी है उसको आपकी किडनीज रीअब्सॉर्ब करना शुरू करती हैं। तो ईदर बिकॉज ऑफ योर कॉर्टेक्स यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर. If you do not start drinking water, then a message is sent to the pituitary gland, which releases the antidiuretic hormone, and as a result your kidney will start reabsorbing the excess water that is there in your body, ठीक है। This is the first kind of water intake, which is because of cellular dehydration. The second is hypovolemic thirst. हाइपोवोलेमिक थर्स्ट में बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ब्लड थोड़ा थिकन हो जाता है। थिकन क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी की कमी हो गई है, ब्लड में पानी की कमी हुई, ठीक है। वाटर लेवल आपका बॉडी में कम हुआ तो आपके ब्लड में वाटर लेवल कम हुआ। एज अ रिजल्ट जो आपका ब्लड है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। जब ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो आपके हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स की ही तरह एक और रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक रिसेप्टर्स। ये जो वॉल्यूमेट्रिक रिसेप्टर्स हैं, ये अगेन आपके कॉर्टेक्स को या तो मैसेज सेंड करते हैं या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को करते हैं। कॉर्टेक्स को जैसे ही मैसेज जाएगा, यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर. इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, a message will be sent to the pituitary gland. Pituitary gland receives angiotensin hormone, ठीक है। आपका angiotensin hormone जैसे ही रिलीज होगा, your kidneys will constrict their blood vessels. तो ये blood vessels जो constrict होती हैं, उसकी वजह से आपके blood का जो वॉल्यूम होता है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। The next kind of motivation that we have here is sexual motive, ठीक है। देखो, जो सेक्सुअल मोटिव है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सेक्सुअल मोटिवेशन इज नॉट बायोलॉजिकल इन नेचर, but some people also believe that because sex is required for species survival, that is why it is a biological motive. तो होता क्या है, जैसे आपका हंगर,
आपका थर्स्ट, आपकी स्लीप हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेक्सुअल मोटिव आपके पूरी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो सारे ह्यूमंस में सेक्सुअल मोटिव बिकॉज ऑफ एनी रीजन नहीं है, मान लो नहीं होता, तो क्या हमारी स्पीशीज सर्वाइव कर पाती? नहीं, बिकॉज सेक्स का अगर मोटिवेशन नहीं होता तो इट वुडंट हैव हैपेंड। रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आपकी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ती। So this is why some people consider sexual motive to be a biological motive only, because it is, although it is not important for survival of the individual, but it is important for the survival of the species. ठीक है? So sexual motive is a biological motive which arises in the organism as a result of secretion of sex hormones. So हमारी बॉडी में जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन की वजह से हमारा बायोलॉजिकल मोटिव अराइज होता है। मेनली यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज गुनाड्स। गुनाड्स आर द प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में जो गुनाड्स होते हैं दे आर प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स। जो मेल का सेक्स हार्मोन है दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल का सेक्स हार्मोन इज नोन एज एस्ट्रोजन। So progesterone is also a sex hormone, but it is not important for sexual motivation. Progesterone is only responsible for the preparation of uterus for pregnancy, and if pregnancy does not happen, it is responsible then for menstrual cycle. But estrogen is the one that prepares us for any kind of sexual activity. Because of estrogen, females feel aroused and they end up having sex. The sex need is not essential for the survival of the individual, but it is essential for the survival of the species. अगर हम प्यूबर्टी में बात करें तो जैसे ही हमारी प्यूबर्टी रीच होती है वैसे ही हमारी गोनाड्स की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप फ्रॉइड के हिसाब से देखो तो आपकी गोनाड्स हमेशा से वर्किंग है, बट अगर आप फ्रॉइड की जगह बाकी लोगों के हिसाब से देखो तो आपके गोनाड्स बहुत इनएक्टिव से होते हैं टिल द टाइम यू रीच प्यूबर्टी, बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट फील अराउज्ड एट ऑल। हमें प्यूबर्टी से पहले बहुत शायद ही कभी अराउजल फील हुआ होगा या कभी वो सेक्सुअल टेंशन फील हुई होगी। हाँ, रोमांटिक फील हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सेक्सुअल टेंशन एज सच हमें फील होती है बिफोर वी हिट प्यूबर्टी। सो एज सून एज वी रीच प्यूबर्टी हमारी गोनाड्स में एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से वी फील अराउज्ड। ये अराउजल फील होता है हमें क्योंकि हमारी बॉडी में सेक्स हॉर्मोन्स, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। एंड एज दिस प्रोड्यूसेस अ सेक्सुअल बिहेवियर कैन बी सीन। Some people suppress this behavior and some people end up showing the behavior. ठीक है? नाउ हमारे पास दो मेनली केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में। द फर्स्ट इज amphetamines. These are the chemicals that are released by the brain of sexually attracted persons. So if two people who are sexually attracted to each other and they are in front of each other, उनके brain में chemical release होता है which is known as amphetamines, because of which we can actually have that feeling, we can actually have this intuition that if we are feeling sexual, the other person is also feeling the same way. That sexual tension arises because of amphetamines. Similarly, there is another chemical just like amphetamine. It is known as phenylthiamine. मुझसे बोला नहीं जाता, phenylthiamine. ठीक है, ये भी आपका एम्फेटामाइन की तरह ही होता है, लेकिन ये सेक्सुअल अट्रैक्शन से नहीं रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू फॉलिंग इन लव। सो जो आपकी रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, जो लव की फीलिंग्स होती हैं, वो यूजुअली फिनाइलथाइटामाइन की वजह से होती है। ठीक है, ओके, सो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल लो है, ठीक है, सेक्सुअल हॉर्मोन्स का लेवल लो है, सो आपके बॉडी में कई बार एम्फेटामाइन्स और फिनाइलथाइटामाइन भी रिलीज हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच यू स्टार्ट फीलिंग द पीक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है,
नाउ दिस इज योर सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल. हमारी जो सेक्सुअल साइकिल होती है, यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग इंटिमेट, एक बहुत हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है. इस एक्साइटमेंट में हमारा अराउजल बहुत फास्टली इंक्रीज करता है. This stage is known as excitement. So our arousal, as soon as we start getting intimate, in a very short span of time, our arousal rises very rapidly. ठीक है, it rises very rapidly. Within a few seconds हमारा arousal बहुत high rise हो जाता है. ठीक है, this phase is known as excitement phase. The second phase is the plateau phase. Plateau phase में क्या होता है, ये जो high rise हुआ है, फिर हमारा अराउजल कुछ टाइम के लिए, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद अराउज्ड फील नहीं करते, बट जो आपका एक्साइटमेंट राइज हुआ था उसी लेवल का कुछ टाइम तक फिर फील करते हो, इससे ज्यादा राइज नहीं होता. दिस इज नोन एज द प्लेट्यू फेज. जैसे ही फिर एज यू स्टार्ट रीचिंग द ऑर्गेज्म, आपका अगेन जो ये कांस्टेंट लेवल ऑफ अराउजल बना, हाई था लेकिन कांस्टेंट लेवल था, ये सडनली फिर से बहुत तेजी से राइज होता है, इवन फास्टर, इवन रैपिड देन द एक्साइटमेंट फेज. बहुत तेजी से ये आपकी पीक पर पहुंचेगा. ठीक है, विच इज व्हेन वी फील द एक्चुअल ऑर्गेज्म. ठीक है, एंड जैसे ही आपका ऑर्गेज्म अपने पीक पर पहुंचता है, उसके तुरंत बाद बिल्कुल रैपिडली वापस से आपका अराउजल डाउन चला जाता है. विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप बिल्कुल, आपका पूरा अराउजल लेवल खत्म हो जाता है. ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. दिस फेज, द फोर्थ फेज, इज नोन एज द रिजोल्यूशन. ठीक है, so we have 4 phases of sexual response. The first is excitement, where your arousal increases very rapidly. Then there is a plateau phase where your arousal is high but it remains constant, it does not increase. Then as we start reaching the orgasm, जैसे आपका plateau phase खत्म होना शुरू होता है और orgasm का phase start होता है, suddenly फिर से आपका arousal बिल्कुल heighten होकर के peak पर पहुंचेगा, and as soon as it reaches its peak, it again starts going down, and within a few seconds it is resolved, which is known as the resolution phase. ठीक है, now genetics and behavior. Any doubts regarding the sexual motive, the hunger and the thirst motives? No, No, ma'am. ma'am. Okay, so I will now take a break of 5-10 minutes and then we will continue with genetics and behavior. All right? Okay, ma'am.